नमस्कार साथियों, गर्व श्रृंखला के 45वें क्लास और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के छठे क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस गर्व सीरीज के श्रृंखला में हम लोग सामान्य अध्ययन जीएस का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इतिहास के बाद हम संविधान को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को सिलेबस वाइज पढ़ते हैं, कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? उत्तर होगा अनुच्छेद 19। और डिटेल जाएंगे साथियों, तो अनुच्छेद 19 क में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 ए या क में लिखा हुआ वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ साथियों, अपराध दोष सिद्धिकरण के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 21 को जो 86वां संविधान संशोधन से आया, उसमें शिक्षा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। और अनुच्छेद 22 में साथियों, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। दूसरा प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? उत्तर होगा साथियों अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसको सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या किया, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के पास हमारे संविधान की व्याख्या का अधिकार है। हमारे संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद की व्याख्या करके बताया कि किसी भी व्यक्ति को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों। 25 से लेकर के 28, तो अनुच्छेद 25 में लिखा है अंतःकरण को मानने और धर्म की स्वतंत्रता। और 26 में लिखा है, 26 में धार्मिक प्रबंधन का अधिकार। इसमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता और 26 में धार्मिक धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के मैनेजमेंट की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 27 में लिखा है धार्मिक करों से संबंधित छूट, धार्मिक कर से संबंधित छूट। और अनुच्छेद 28 में लिखा है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। ये चारों अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता है। 25 में लिखा हुआ धर्म को अबाध रूप से मानने और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में एक रीट जारी करे, जिसमें 5 प्रकार के रीट होते हैं साथियों। अगर यहीं पर पूछा जाता कि अनुच्छेद 226 में किस प्रकार के अधिकारों को प्रवर्तित कर सकता है कोर्ट, तो हम उत्तर करेंगे कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, विधिक अधिकार, समस्त प्रकार के अधिकारों की सुनवाई कर सकता है। उसमें भी 5 प्रकार के रिट हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अगला देखिएगा, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? उत्तर होगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है साथियों। इसी नाते अनुच्छेद 32 को हमारे हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों के हनन का जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको संविधान की आत्मा, दर्शन या कुंजी कहा था। अगला देखिएगा, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? उत्तर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में लिखा हुआ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं साथियों। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों के हनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी कर दिए जाते हैं। सातवां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? उत्तर होगा सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जारी कर सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में। किसी भी व्यक्ति को साथियों पुलिस या संस्थान के द्वारा अगर गिरफ्तार किया गया है, तो 24 घंटे के भीतर उसको सक्षम न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य होता है। 24 घंटे से ज्यादा उसको नहीं रख सकते हैं। बस यही है कि 24 घंटे के बाद अगर सार्वजनिक अवकाश है तो छूट है।
लेकिन साथियों अगर मान लेते हैं उस व्यक्ति को 24 घंटा से ज्यादा गिरफ्तार करके रख ले रहे हैं पुलिस या संस्थान के द्वारा, किसी भी संस्थान के द्वारा, तो उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो जाता है। तो उस दशा में उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करता है। ये रीट है साथियों, 5 प्रकार के रीट जो होते हैं, अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को, वो 5 प्रकार के रीट को आप डिटेल से समझिएगा। हिंदी में कहते हैं परमादेश एक को, उसका अंग्रेजी है मैंडमस। दूसरा होता है अधिकार परीक्षा को वारंटो। तीसरा होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कार्पस। चौथा होता है प्रतिषेध प्रोहिबिशन और पांचवा होता है उत्प्रेषण सर्टियोररी। ये होता क्या है देखिएगा थोड़ा सा। परमादेश साथियों यह जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आदेश देता है अपने अधीनस्थ को या संस्थान को या राज्य सरकार को या सरकार को कि हम आदेश देते हैं कि इस कानून को लागू कराया जाए। दूसरा अधिकार परीक्षा को वारंटो, इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थों से प्रश्न पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से इस चीज को कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं। और तीसरा बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर वाला अधिकार, किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त है, उसको अगर वो अपराधी है तो 24 घंटे के भीतर उसको सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करे। पुलिस या कोई भी संस्थान या सरकार किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके बंद करके नहीं रख सकती है। गिरफ्तारी करने का अधिकार साथियों, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण भी है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। और साथियों अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा तो पुलिस को यह अधिकार नहीं है सजा देने का। सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायपालिका को होता है। पुलिस सिर्फ जो है एक माध्यम होती है, उसको पकड़ करके ले जाके सक्षम न्यायालय में उपस्थित करना और वहां से न्यायालय से उसको सजा का प्रावधान किया जाता है। प्रतिषेध मतलब रोक लगाना साथियों, प्रोहिबिशन होता है। अपने अधीनस्थों और जो है संस्थाओं पर रोक लगाने का अधिकार है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को। उत्प्रेषण वो होता है साथियों, इसको अंग्रेजी में सर्टियोररी कहा जाता है। अगर किसी निचली अदालत में पेंडिंग है कोई मामला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लग रहा है यह लंबे समय पेंडिंग रहेगा, इससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस जो निचली अदालत में चल रहे मुकदमे को अपने पास वो बुला सकता है। मतलब प्रेषित करना, हमारे पास उसको प्रेषण करो, हमारे पास उसको सेंड करो। ये 5 प्रकार के रिट हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्तर होगा साथियों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम कहा जाता है। आप समझ गए होंगे साथियों, जैसे निचली अदालत में रखा गया है, कोई पेंडिंग मामला है, बहुत लंबे समय तक पेंडिंग है, उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप, हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करके कहेगा कि इसको हमारे पास भेजो, हम इसमें देखते हैं गहराई से क्या मामला है, क्यों आखिर पेंडिंग में है। तो पोस्टमार्टम वाला रीट कहा जाता है उत्प्रेषण को। 9वां प्रश्न देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करिए। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में लिखा हुआ है साथियों। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में लिखा है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में लिखा है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 को, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 से आया। इस प्रकार से उत्तर सही क्या होगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 उत्तर हो जाएगा डी। देखिएगा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सर्वोच्च न्यायालय में बहुत प्रकार के बहुत से वाद जो है दाखिल किए गए हैं। उन सभी वाद या मुकदमों में आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा मुकदमा या वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में यह चला था मुकदमा साथियों सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 13 जजों ने मिल करके इसकी सुनवाई की थी। आज तक का सबसे बड़ा केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। साथियों अगर कोई मामला है, वाद है, मुकदमा है, तो व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से संबंधित है, वो सिंगल बेंच में जाता है। सिंगल बेंच में हाई कोर्ट या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच में। यहाँ से रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो डबल बेंच में जाता है। और इसके बाद एक लास्ट होता है ट्रिपल बेंच। ये साथियों बेंच जो होता है, ये बेंच होता है उनकी संख्या पर, जजों की संख्या पर। सिंगल बेंच 1 जज, डबल बेंच 2 जज और ट्रिपल बेंच 3 जज। यानी आपके हमारे किसी भी मुकदमे की सुनवाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिकतम ट्रिपल बेंच तक हो सकती है। तो यहाँ पर 13 जज कैसे आ गए? तो समझिएगा, जब भी कभी संविधान से संबंधित कोई मसला हो, मामला हो, वाद हो, मुकदमा हो, या फिर देश हित से संबंधित कोई मामला हो, मुकदमा हो, वाद हो, तो इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में न्यूनतम 5 जज होते हैं। न्यूनतम 5 होते हैं। आपके में न्यूनतम 1 रहेंगे, अधिकतम 3।
और संविधान या देश से जुड़ा मामला रहेगा तो उसमें न्यूनतम 5 जजों की संख्या होनी चाहिए और अधिकतम सारे के सारे लग सकते हैं। तो आज तक सबसे हाईएस्ट 13 जज लगे हुए हैं। इसके बाद सेकंड हाईएस्ट जो रहता है साथियों 11 जजों वाला गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये सारा जो केस है साथियों एक ही बात पर था, उसको हम लोग समझेंगे। इसको देखिएगा, जैसे 5 जजों वाले साथियों राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो बात था उसमें 5 जजों ने डिसीजन दिया था। इसी प्रकार से ट्रिपल ट्रिपल तलाक जो था उस पर भी 5 जजों ने दिया था। कि गोलकनाथ बनाम में 11 जजों ने इस पर डिसीजन दिया था। केशवानंद भारती में 13 जजों ने दिया था। तो ये सब जो 5 से अधिक जजों वाले वाद थे वो संविधान से संबंधित, संविधान की व्याख्या से संबंधित, मौलिक अधिकार से संबंधित या फिर देश के मामले से संबंधित थे। थोड़ा सा देखिएगा साथियों केशवानंद भारती केस क्या है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत ये क्या है, मूल ढांचे का सिद्धांत। पहली बात आप याद रखिए, मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने। किस मुकदमे में दिया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये साथियों इसमें कहा गया था संसद संसद मूल अधिकार सहित, मूल अधिकार सहित किसी भी उपबंध में संशोधन कर सकती है, लेकिन बस मूल ढांचे को क्षतिग्रस्त नहीं करेगी, संविधान का मूल ढांचा को नष्ट नहीं करेगी। बाकी संसद को समस्त जगह संशोधन करने का अधिकार है। क्यों हुआ था साथियों, इससे पहले जो है गोलकनाथ जो केस था 1967 में, इसमें सुनवाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 11 जजों के पीठ ने सुनवाई करके कहा था कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार में अगर संशोधन का अधिकार नहीं है और ये सन चल रहा है 1967 है, तो आप देखते हैं साथियों कि एक 44वां संविधान संशोधन आता है 1978 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को संशोधित करके इसको निरसित कर दिया जाता है। तो ये कब होता है, यह जब केशवानंद भारती केस 1973 में डिसीजन आता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 5 साल बाद संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर देती है। इन्हीं सब चीजों के लिए यह सब आ रहा था साथियों। आप थोड़ा सा एक इतिहास के चीजों पर जाकर के समझने का प्रयास करिएगा। 1952 में शंकरी प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दाखिल होता है। शंकरी प्रसाद ये आया था स्पेशली संसद का जो अधिकार है कि मौलिक अधिकारों को संशोधित करना या संविधान को संशोधित करने का अधिकार को छीनने से। तो इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शंकरी प्रसाद केस 1952 में कि संसद को मूल अधिकार सहित किसी भी उपबंध में संशोधन का अधिकार है। फिर से जो है मुकदमा दाखिल किया गया। ऐसा जो कुछ व्यक्तियों के द्वारा दाखिल कराया जा रहा था, वो चाह रहे थे कि संसद के अधिकारों को सीमित किया जाए, संसद जो है संपत्ति के अधिकार को न छीन सके, इसी चीज के लिए हो रहा था। 1965 में दूसरा केस आता है, ये आता है साथियों सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, सज्जन सिंह केस। इसमें भी वही मामला था कि ये लोग दाखिल किए थे कि संसद का जो राइट है मूल अधिकारों को सीमित करने का, संशोधित करने का, उसको छीना जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। सज्जन सिंह केस में 1965 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के पास अधिकार है कि वह जो है मूल अधिकार सहित संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है। लेकिन जो तीसरा वाला आया साथियों 1967 में, कहा जाता है 3 टिकट महाविकट। ये आ गया महाविकट वाला सुनवाई वाला समय, गोलकनाथ बनाम पंजाब। इसी में संसद ने कहा कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। नेगेटिव वाद किसको कहा जाता है, गोलकनाथ केस को। तो अब क्या हो गया, अब संसद असमंजस में पड़ जाती है कि हम जो है ये आने वाले समय में संपत्ति के अधिकार को सीमित करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों साथियों, समझिएगा बात को। हमारे देश में अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहता तो हमारे देश में सार्वजनिक कोई भी निर्माण नहीं हो सकता। सड़क का, पार्क का, रेलवे का, एयरपोर्ट का, कोई भी सार्वजनिक स्थानों का अगर निर्माण किया जा रहा है तो उसके लिए भूमि चाहिए। और हमारी आपकी अगर भूमि है, किसी भी जमींदार, किसी भी बड़े व्यक्ति की अगर जमीन है या किसी व्यक्ति की ही जमीन है, अगर उसको सरकार अधिग्रहण न करे तो उस पर निर्माण कैसे होगा। सब किसी न किसी व्यक्ति की जमीन है, सरकार के पास सीमित जमीन है, चाहे ग्राम सभा हो, चाहे नगर में, शहर में। तो वही जमीनों का जहां आवश्यकता है सरकार अधिग्रहण करके उस पर सार्वजनिक निर्माण कर सकती है। सपोज दैट आपके क्षेत्र में एक एयरपोर्ट बन रहा है और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो सरकार आपकी संपत्ति या आपकी भूमि को अधिग्रहण नहीं कर सकती है। तो वही बेसिकली भूमि अधिग्रहण के लिए ही ये सब चीजें हो रही थी कि जो बड़े लोग थे वो नहीं चाहते थे कि संपत्ति का अधिकार समाप्त हो सके
और हम संपत्ति का अधिकार समाप्त होने के बाद हमारी जो भूमि है वो सरकार अधिग्रहण करके इस पर कोई निर्माण करे। लेकिन सरकार क्या चाहती थी, संसद ये चाहती थी कि भविष्य में इसको समाप्त करके और विकास किया जाए, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है, लोकतांत्रिक उद्देश्य है कि लोगों के कल्याण करना, लोगों का सर्वजन हिताय करना, सभी लोगों का हित हो, एक दो व्यक्ति का भले ही अहित हो जाए। तो साथ में वही जो है चिंता हो गया। तो फिर से केशवानंद भारती केस दाखिल होता है, केरल राज्य बनाम केशवानंद भारती। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस के खिलाफ में अगेंस्ट में डिसीजन देता है कि मौलिक अधिकार या अन्य किसी उपबंध में संसद संशोधन कर सकती है, बट मूल ढांचे को क्षतिग्रस्त नहीं करेगी। अब ये मौका मिल जाता है, केशवानंद भारती 1973 में थे, जल्दी से 5 साल बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे अगल बगल रेलवे और सड़क या सार्वजनिक स्थान, विश्वविद्यालय और तमाम ऐसी चीजें जिसकी आवश्यकता है सभी लोगों को, उसका निर्माण होता है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करिएगा, स्पेशली इस वाद से संबंधित आपको शॉर्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार साथियों पहले था मौलिक अधिकार, लेकिन अब क्या हो गया है, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार था, अब जो है विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या लीगल अधिकार है या फिर कानूनी अधिकार है। कहाँ लिखा गया है, तो अनुच्छेद 300 क में लिखा गया है। संविधान निर्माण के समय कहाँ था, तो अनुच्छेद 19 च में था, चंपत हो गया, और अनुच्छेद 31 में था, ये दोनों जगह से गायब हो गया। कब, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। फिर कहाँ समाहित किया गया, अनुच्छेद 300 क में विधिक अधिकार कानूनी अधिकार बनाया गया। मतलब कि अगर आपकी संपत्ति है, जमीन है, सरकार चाह रही है यहाँ से रेलवे लाइन बिछा करके निर्माण करना, तो आपका जमीन अधिग्रहण करके जो भी सर्किल रेट होता है उसका 4 गुना मुआवजा आपको प्रदान कर सकती है। लेकिन अगर यही मौलिक अधिकार रहता तो आप कहते कि जब संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है तो हम अपना जमीन नहीं देंगे, तो फिर रेलवे यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा या फिर रेलवे का निर्माण ही नहीं होगा। इन्हीं सब चीजों के लिए किया गया। अब विधिक अधिकार होने से क्या बदलाव आया है, बदलाव ये है कि सरकार अगर अधिग्रहण कर रही है तो ऐसा नहीं है कि एक तरफा अधिग्रहण कर दिया जाएगा। आपको न्यायपालिका में अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। यानी कि संपत्ति आपका छीना जा रहा है, कोई छीन रहा है या अधिग्रहण कर रहा है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, तो आप लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा छीन लिया जाएगा, आपको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा, आपको न्यायपालिका में संरक्षण, न्यायपालिका में जाने का अधिकार भी है। इसी साथ साथियों आप कहीं अपने अगल बगल शहर में कहीं देखे होंगे कि कोई सार्वजनिक निर्माण हो रहा है तो वो रुक जाता है। वो क्या होता है कि अनुच्छेद 300 क के ही तहत वो व्यक्ति जो है विधिक अधिकार का प्रयोग करके अपने संपत्ति को बचाने का प्रयास करता है। तो संपत्ति का अधिकार वर्तमान में विधिक या कानूनी या लीगल राइट है, न कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है। फंडामेंटल अधिकार रहता तो हमारे यहाँ सार्वजनिक निर्माण नहीं हो पाता, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाता। अगला प्रश्न देखिएगा, संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया, उत्तर 1978 में 44वां संविधान संशोधन से। तो देखिएगा ये हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, किस चीज का दावा नहीं कर सकता है। इसको समझने के लिए आपको याद करना है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 रट लीजिएगा। इसको आप याद कर लीजिएगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये सब अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में आता है। इसका मतलब मौलिक अधिकार है। तो हमारे देश में जो 12 से लेकर के 35 मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये हम सभी को प्राप्त है। जो भी यहाँ के नागरिक है, हमारे देश के नागरिक, इन सबको प्राप्त है। इनमें से ये 5 जो अनुच्छेद है साथियों, ये 5 अनुच्छेद है, यह हमारे नागरिकों को ही सिर्फ प्राप्त है, सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है। इसके अलावा जो बच रहा है वह व्यक्तियों को प्राप्त है। तो आप देखिएगा अनुच्छेद 14 बच रहा है 12 से 35 में, अनुच्छेद 17 बच रहा है, अनुच्छेद 18 बच रहा है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और भी जो इसके अलावा अनुच्छेद बच रहे हैं, वो सब अनुच्छेद साथियों वो व्यक्तियों को प्रदान है। नागरिक और व्यक्ति में अंतर है। हम जो भारत के लोग हैं साथियों, ये नागरिक है, और ब्रिटेन से कोई आ रहा है या नेपाल से आ रहा है या कोई जिसकी नागरिकता देश की नहीं है, वो व्यक्ति कहलाएगा। तो व्यक्तियों के लिए ये अनुच्छेद नहीं है, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है। और 1235 पूरा नागरिकों के लिए है ही। तब क्वेश्चन को देखिएगा, समझ में आएगा। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए क्या ये ब्रिटिश नागरिक दावा कर सकता है साथियों? तो आप देखेंगे कि अनुच्छेद 19 खाली नागरिकों को, और व्यापार व्यवसाय का अधिकार 19 अंग में है साथियों। तो 19 में है, 19 के डिटेल में है साथियों,
व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, तो ये तो उनको नहीं मिलेगा। विधि के समक्ष, ये 14 में है तो ये मिलेगा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तो ये साथियों अनुच्छेद 21 में ये भी मिलेगा। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी इसमें नहीं साथियों, तो ये भी मिलेगा। बस यही जो है ये नहीं मिलेगा, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का दावा ब्रिटिश नागरिक नहीं कर सकता है या कोई विदेशी व्यक्ति नहीं कर सकता है, हम सबको ये प्रदान है। ये कौन से अनुच्छेद में साथियों, एक बार देखा जाए इसको। अनुच्छेद 19 क में लिखा हुआ है वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 ख में लिखा गया है निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 19 ग में लिखा हुआ है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 घ में लिखा गया है घूमने की स्वतंत्रता, विचरण करने की स्वतंत्रता। 19 अंग में लिखा गया है निवास करने की स्वतंत्रता। और 19 च में लिखा गया है संपत्ति का अधिकार जो निरसित कर दिया गया। और 19 छ में लिखा गया है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो ये जो है साथियों 19 छ में लिखा गया है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 14वां, निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो उत्तर होगा आवास या निवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। ये दो जो है यह मौलिक अधिकार है और आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या किया है उसके आधार पे प्राप्त है। क्योंकि आप जब फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें आपको सिर्फ शब्द मिलेंगे साथियों, उस शब्द की व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर व्याख्या में ये बात कहा है, अनुच्छेद अनुच्छेद 21 के तहत जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है और अनुच्छेद 19 घ के अंतर्गत जो घूमने की स्वतंत्रता है उन्हीं को मिला करके विदेश यात्रा का अधिकार दिया गया है। और 19 अंगों में साथियों निवास या आवास की स्वतंत्रता। तो एक और दो जो है वह मौलिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन साथियों, ये नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है, नीति निर्देशक तत्व में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो 15, 16, 19, 29, 30, इसीलिए आपको कहे हैं याद कर लीजिएगा 15, 16, 19, 29, 30 ये नागरिकों को प्राप्त है और इसके अलावा जो बच रहे हैं वो व्यक्तियों को प्राप्त है। तो हम देखते हैं विधि के समक्ष समता अधिकार अनुच्छेद 14 में है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 क में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में है। तो कौन सा हमारा हो जाएगा साथियों, इसमें से आप मिलान कर लीजिए, इसमें से आप मिलान कर लीजिए, तो इसमें कौन सा अनुच्छेद हमारा आ रहा है? अनुच्छेद 19 है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19 वाला, यानी कि बी उत्तर हमारा सही है। इसका मतलब कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार वो सिर्फ हमको प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। हमको साथियों अपने राज्य सरकार या अपने केंद्र सरकार के विरुद्ध बोलने की स्वतंत्रता है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन अपशब्द का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। आप लोकतांत्रिक देश होने के नाते, नागरिक होने के नाते अब सरकार से अपनी बात को रख सकते हैं, सरकार के विरुद्ध में आप बोल सकते हैं, बट याद रहे देश और राज्य के बारे में आप नहीं बोल सकते हैं, आपके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य करने की स्थापना है उद्देश्य। नीति निर्देशक तत्व साथियों आयरलैंड के संविधान में लिया गया है, हमारे देश में कुछ ऐसे सिद्धांत है उसी को प्राप्त करने के लिए, जिसमें है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, दूसरा है सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, ये भी है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है। एक धर्म राज्य की स्थापना करना, ये है। तो उत्तर हमारा होगा सी, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य ये नहीं है कि धार्मिक राज्य की स्थापना किया जाना। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है, कहां पर है? नीति निर्देशक तत्वों में है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में लोक कल्याणकारी व्यवस्थाओं को लागू करना। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर आप क्या कर सकते हैं, समाजवादी, उदार मौलिकवादी और गांधीवादी, उपयुक्त सभी। हमारा नीति निर्देशक तत्व, इसको जब आप देखते हैं, इसका जब दर्शन करते हैं तो प्राप्त होता है हमको कि समाजवादी दृष्टिकोण है, उदार बौद्धिकवादी दृष्टिकोण है और गांधीवादी दर्शन मिलता है यहाँ पर हमारे नीति निर्देशक तत्व में, जो कि साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में है और आयरलैंड संविधान से लिया गया है। उत्तर डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 20वां प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है?
तो इसमें से उत्तर होगा साथियों वाद योग्य नहीं है। यानी कि नीति निषेध तत्व जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, उसमें से कोई भी एक अनुच्छेद अगर लागू नहीं है तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर के उसको लागू नहीं करा सकता है। राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के विवेक पर है कि वह जब चाहे तब उसको लागू करे। जैसे साथियों अनुच्छेद 44 हो गया, कुछ जगह लागू हुआ है, जैसे यूसीसी जो है उत्तराखंड में लागू है ना, समस्त भारत में नहीं लागू है, आप वाद दाखिल करके इसको नहीं लागू करा सकते हैं। एक होता है साथियों मौलिक अधिकार, इसको आप लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस नाते इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कि यह न्यायालय में विचारणीय है, यह न्यायालय में विचारणीय है और ये वाद योग्य है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व हो गया और मूल कर्तव्य हो गया साथियों, मूल कर्तव्य हो गया और प्रस्तावना हो गया, इसको लागू कराने के लिए न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं, ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य क्या है, मौलिक अधिकार है। अगला है 21वां प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। देश के शासन या राज्य के शासन के लिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक आधारभूत है। मतलब साथियों 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व जिस जो जो बातें उसमें कही गई हैं उसका दर्शन करके राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने यहाँ कानून बना सकती है। जैसे हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ एलएम सिंघवी समिति के तहत, 73वां संविधान संशोधन किया गया, तो वो अनुच्छेद 40 का अनुकरण किया गया। ऐसे ही आंगनवाड़ी या बाल विकास पोषाहार स्तर को जीवन को ऊंचा उठाने के जो उपबंध किया गया या मिड डे मील कार्यक्रम जो चालू किया गया राज्य सरकार के सरकार ने चालू किया, तो वो भी साथियों नीति निषेध तत्व का अनुच्छेद का अनुकरण करके है। ऐसे ही साथियों शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान मौलिक अधिकार में लागू किए गए वो भी नीति निषेध तत्वों को देख करके, नीति निषेध तत्वों को देख करके दर्शन करके राज्य या केंद्र अपने यहाँ योजना बनाती है, कानून लाती है। लेकिन हम चाहें तो नीति निषेध तत्वों के अनुच्छेदों को देख करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वाद दाखिल करके उसको नहीं लागू करा सकते। इसीलिए नीति निषेध तत्व वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में विचारणीय नहीं है। राज्य सरकार का ये अधिकार है, केंद्र सरकार का अधिकार है, इसका अनुकरण अनुसरण करके जब चाहे तब तो उससे संबंधित कानून बनाए। तो 21 का उत्तर सी होगा। 22 देखिएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित एक क्या है, उत्तर होगा बी नीति निर्देशक सिद्धांत। क्यों है, क्योंकि अनुच्छेद अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 डी में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्व है। अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में आ रहा है, अनुच्छेद 39 डी में है। तो क्या साथियों, क्या प्रदान होता है समान कार्य के लिए समान वेतन? अगर एक महिला और एक पुरुष एक ही काम को 8 घंटे का ड्यूटी है, दोनों लोग अगर श्रमिक है, 8 घंटे पुरुष काम कर रहा है, 8 घंटे महिला काम कर रही है, तो दोनों लोग को वेतन समान नहीं मिलता है, कहीं-कहीं पर हम देखते हैं। तो ये जो है नीति निषेध तत्व है, इस नाते उनको न्यायपालिका का शरण लेकर के लागू कराने का राइट नहीं है। अगर यही मौलिक अधिकार रहता समान कार्य के लिए समान वेतन, तो सबको बराबर एक बराबर वेतन मिलता, पेंशन मिलता। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो उत्तर क्या करेंगे, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 40 गांधीवादी दर्शन का, गांधीवादी अनुच्छेद का दर्शन करके राज्य और केंद्र सरकार ने अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। नीति निर्देशक तत्व में था पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992 से इसको लागू किया गया, एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 निर्देश देता है, दर्शन करके इसका राज्य अपने यहाँ कानून बना सकते हैं। तो बनाया भी गया अनुच्छेद 40 के तहत, इसको गांधीवादी अनुच्छेद कहा जाता है। पंचायत का गठन इसी के अंतर्गत किया गया। अंतिम प्रश्न पूछा गया है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? उत्तर डी अनुच्छेद 43 को। एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। बहुत सारे उसमें संशोधन हुए थे संविधान में, 42वां संविधान संशोधन, इसी के तहत एक नया अनुच्छेद जुड़ा था, अनुच्छेद 43 को। अनुच्छेद 43 में लिखा है साथियों कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, तो उसी में अनुच्छेद 43 को एक जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन से। राज्य जो है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपने यहाँ कानून बनाए, विनियम बनाए, उसी के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करे, ये बात लिखा गया है अनुच्छेद 43 को में।
अनुच्छेद 43 क में लिखा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने से संबंधित विनियम कानून राज्य सरकार बनाए, ऐसा बात लिखा गया है अनुच्छेद 43 क में। एक बात याद रखिएगा साथियों, अगर ना किसी अनुच्छेद के साथ क ख ग घ जुड़ा है बिना ब्रैकेट के तो समझिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, संविधान संशोधन से आया है। और अगर ब्रैकेट में लिखा गया है तो इसको समझिएगा कि यह जो है अनुच्छेद के साथ शुरू से ही जुड़ा हुआ है। तो ये एक हिंट है, आप तुरंत समझ जाएंगे कि संविधान संशोधन क्या है और कौन शुरू से जुड़ा हुआ था। ये जो है अनुच्छेद 49 को कोई अनुच्छेद नहीं है साथियों, सिर्फ अनुच्छेद 49 है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 49 को कोई अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 19 क है, अनुच्छेद 19 ख ये ब्रैकेट में, इसका मतलब आरंभ से ही है। और 43 क हो गया, अनुच्छेद 39 क हो गया, अनुच्छेद 21 क ये हो गया शिक्षा से संबंधित जो 86वां संविधान संशोधन से आया बिना ब्रैकेट का, इसका मतलब संशोधन से आया है। ये था साथियों संविधान और राज्य व्यवस्था का छठा क्लास, गौरव सीरीज का 45वां क्लास। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट किया उन सभी का हृदय के गहरे से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो साथी अभी तक हाइप नहीं किए वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। बाकी मिलते फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।